नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि दीपावली तो बीत गई, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर में ये दमघोटू हवा किस वजह से है। और बात सिर्फ हवा प्रदूषण की नहीं है, बात तो यमुना में उठी प्रदूषित झाग की भी है कि किस तरह से वहां पर झाग जो है वो फैल रहा है। और महापर्व छठ की पूजा इस बार यमुना में कैसे होगी, तो केजरीवाल सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है। इसके बाद आज की खास चर्चा कि विधानसभा चुनाव में जो प्रचार हो रहा है उसमें क्या दिख रहा है कि परिवार और अहंकार ये उभर कर सामने आ रहा है। जुबानी जंग चल रही है नेताओं के बीच, इसी पर आज की खास चर्चा होगी। और इसके बाद बात करेंगे कि राजस्थान के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। क्या कुछ खास है? महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम रखा है पार्टी ने। और फिर बात यह भी करेंगे कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग, खासतौर पर चाइनीज फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, सिंघम को समन दे करके। इन सभी मुद्दों पर होगी बात। रिपोर्टर की भी डायरी होगी, उनके भी अपने मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राजस्थान के रण में बीजेपी ने भरी हुंकार, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के हितों पर केंद्रित संकल्प पत्र किया जारी। जेपी नड्डा ने कहा, हमने जो वादे किए वो तो निभाए ही, जो नहीं किए वो भी किए पूरे। मध्य प्रदेश के सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की बाकी 70 सीटों पर मतदान कल। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर पहले चरण में 7 नवंबर को ही डाले गए थे वोट। ऑडिट में भी दिखाई देती है भारत की अग्रणी स्थिति। भारत का सीएजी कई देशों को ऑडिट के क्षेत्र में दे रहा है प्रशिक्षण। ऑडिट दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की उपलब्धियों को सराहा। ईडी ने न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग मामले में की एक और बड़ी कार्रवाई। अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा समन। न्यूज क्लिक पर सिंघम से फंडिंग लेकर भारत में चीन का प्रोपेगेंडा करने का आरोप। दीपावली के बीत जाने के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर, तो बीजेपी का दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला। पूछा, दीपावली बीत गई तो अब कहां से आया धुआं? और उधर यमुना में भी प्रदूषित झाग, छठ पूजा में मुश्किलें। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह। कहा, श्रमिकों को बचाने की पूरी कोशिश में जुटे, युद्ध स्तर पर चल रहा है बचाव अभियान। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद और कूटनीति पर दिया जोर। और क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है आज। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। जीतने वाली टीम का 19 नवंबर को फाइनल में होगा भारत से मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दिए शुरुआती झटके। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज का सबसे पहला एजेंडा कि दिल्ली में हवा ही नहीं, पानी भी प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दीपावली के बीत जाने के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और लोगों का दम घुट रहा है। तो बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला किया और पूछा कि दीपावली जब बीत गई तो अब धुआं कहां से आया। यह सवाल बीजेपी कर रही है केजरीवाल सरकार से। उधर पंजाब में पराली जलने की घटना लगातार जारी, तो दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा बरकरार है।
इस बीच प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के लिए दिल्ली सरकार की उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं, चलती ही रहती हैं, लेकिन दिल्ली में हवा के साथ ही जल का भी खतरनाक प्रदूषण। यमुना नदी में प्रदूषित झाग बढ़ गया है और इस समय ये झाग बढ़ा है यमुना नदी में जब हर साल श्रद्धालु यमुना नदी में खड़े होकर करते हैं भगवान सूर्य की आराधना का पर्व छठ, और यमुना में खासतौर पर श्रद्धालु जाते हैं अर्घ्य अर्पित करने के लिए। लेकिन इस बार यमुना नदी का बहुत ही बुरा हाल है, तो छठ पूजा में श्रद्धालुओं को मुश्किलें हो रही हैं कि किस तरह उस प्रदूषित पानी में छठ पूजा करें। तो विपक्षी बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि हिंदू आस्था को लेकर तो केजरीवाल कोई सम्मान करते ही नहीं है, इसीलिए ध्यान नहीं दिया। दीपावली के पटाखों पर प्रतिबंध से लेकर यमुना नदी में जब खतरनाक प्रदूषण है तो उसकी वजह से ये सवाल बीजेपी उठा रही है। आखिर केजरीवाल सरकार ने महापर्व छठ पूजा को ध्यान में रखकर यमुना नदी की सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं की, ये सवाल उठ रहा है। साथ में सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रदूषण के लिए दीपावली के पटाखों को जिम्मेदार ठहराकर केजरीवाल छुपा रहे हैं क्या अपनी नाकामी। तो छठ पर्व से पहले यमुना नदी की सफाई पर दिल्ली सरकार में जो मंत्री आतिशी हैं, उन्होंने कहा कि जहरीले झाग को हटाने के लिए रसायनों और एंजाइमों का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव टीम ने कल रात 10 नावों पर छिड़काव का काम शुरू किया। उनका कहना है कि अगले 2 दिनों में जहरीला झाग पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वहाँ पे जो फूड ग्रेड केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनका छिड़काव हो रहा है। छिड़काव शुरू हो गया है। कई सारी नावों में 10 नावों में छिड़काव करने वाली टीम्स ने अपना काम कल रात से ही शुरू कर दिया है। आने वाले 2 दिन में वो फोम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अनुज यादव हमारे संवाददाता जो बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर चर्चा के लिए। अनुज, दीपावली तो बीत गई, फिर भी ये जो दमघोंटू हवा है ये किस वजह से है? क्या इसका जवाब केजरीवाल सरकार दे पा रही है या फिर बस वैसे ही सतही कदमे कि कभी ऑड इवन तो कभी कुछ और, लेकिन पहले से कोई तैयारी नहीं और उसी का असर, उसी की मार दिल्ली के लोगों पर? देखिए लालचंद्र, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 7-8 साल से ये एक समस्या जो है गंभीर समस्या बनती जा रही है। दिल्ली और एनसीआर के अंदर जो प्रदूषण की गंभीर स्थिति पैदा होती है। हम इस बात को जानते हैं कि जब दिल्ली सरकार जब पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली सरकार सारा दोष पंजाब की सरकार पर मढ़ देती थी और कहती थी कि वहां पराली की घटनाएं होती हैं, इस वजह से ये प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार वहां पर है। वहां जो पराली को जलाने की जो स्थिति बनती है, आखिर वो क्यों बनती है? कोई जो स्थायी समाधान है वो किसानों को क्यों नहीं वहां की पंजाब की सरकार देती? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पहले इस तरह की बातें आई थी और केजरीवाल सरकार ने ही कुछ ऐसी बातें सुझाई थी कि पराली को जलाने के अलावा कुछ इस तरह का केमिकल का अगर छिड़काव किया जाए। आईआईटी दिल्ली ने भी उसकी तैयारी की थी, पूसा की तरफ से की गई थी और वो छिड़काव किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है, दिल्ली के अंदर जो निर्माण कार्य हैं उन पर बैन लगा दिया जाता है, लेकिन प्रदूषण की स्थिति क्यों नहीं सुधरती? एनजीटी कई बार फटकार लगा चुकी है। दिल्ली सरकार से क्या कुछ तैयारी इस पर की गई है, इस पर सवाल पूछ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस गंभीर मुद्दे को उठाया है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बैठकों तक करने तक ही सीमित रहते हैं। और ये तो लालचंद्र एक सबसे बड़ी मेहरबानी हम कहें तो इंद्र देवता की थी कि पिछले दिनों में एक बारिश हो गई। अनुज, मैं आपके पास आऊंगा खासतौर पर जिस तरह यमुना नदी में झाग उठा है उसमें भी सतही कार्रवाई हो रही है, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिखा है। दीपावली के कई दिनों बाद भी दिल्ली का AQI लगातार खराब होता जा रहा है। इसका कारण पंजाब में खेतों में लगी आग है, ना कि पटाखे। अमित मालवीय ने लिखा, हर दिन पंजाब से पराली जलाने की 2544 2500 से भी ऊपर घटनाएं सामने आ रही हैं। तो अनुज यादव हमारे संवाददाता जुड़े। अनुज, इसके साथ ही एक बात यह भी कि महापर्व छठ होने ही वाला है और दिल्ली में यमुना नदी क्या दिखा रही है
और उस पर भी उसी तरह की सतही कार्रवाई कि हम छिड़काव कर रहे हैं एंजाइम की और झाग को काबू पा लेंगे। यमुना की सफाई तो की नहीं, पेरिस तो बनाया नहीं दिल्ली को, लंदन तो बनाया नहीं, अब झाग पर छिड़काव कर रहे हैं। छठ पूजा हो पाएगी इस बार की नहीं अनुज? देखिए लालचंद्र, अगर मैं यमुना की बात करूं तो दिल्ली के अंदर यमुना सिर्फ जो उसकी कुल लंबाई है वो सिर्फ 2% दिल्ली के अंदर बहती है और 75% जो यमुना है वो दूसरे इलाकों में बहती है। लेकिन यमुना की वहां स्थिति ऐसी नहीं। दिल्ली आते आते ये यमुना जो है जहरीली क्यों हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल उठता रहा है। और 40 से ज्यादा गंदे नाले जो है यमुना के अंदर गिरते हैं। उसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, उनका पानी जो है साफ होकर यमुना में गिरेगा, लेकिन वो ऐसा दिखाई नहीं देता। कई बार ये बातें सामने आई कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं कुछ खराब पड़े हैं, कुछ को अपग्रेड करना है। केंद्र सरकार की तरफ से भी दिल्ली सरकार को पैसा दिया गया, दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से यह कार्य होना था। लेकिन दिल्ली यमुना की जो स्थिति है वो लगातार गंभीर होती जा रही है और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर जब छठ जैसा पर्व आता है, वहां पर पूजा की जाती है तो लोगों को जहरीले पानी के अंदर खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। बड़े बड़े दावे चुनावों के समय तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती रही है कि दिल्ली को साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार यहां पर बनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बैठकों का दौर जारी रहता है। दिल्ली के निवासियों को, आम लोगों को कोई राहत ना प्रदूषण से मिलती है, इसीलिए बीजेपी को सवाल पूछने का ये मौका मिला है, हमला करने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए आपका। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि जो जुबानी जंग है विधानसभा चुनाव के प्रचार में वो कई मर्यादाएं तोड़ रही हैं। करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और खास चर्चा ये कि परिवार की राजनीति को बचाने के लिए और वोट बैंक को बचाने के लिए क्या कुछ जुबानी जंग चल रहा है। तो बिहार में जाति गणना के बाद जातियों की सियासत तेज है। गोवर्धन पूजा पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने यदुवंशी मिलन समारोह का आयोजन किया तो लालू यादव बिदक गए। जाति गणना में बिहार की 209 जातियों में से सबसे अधिक संख्या यादवों की ही दिखाई गई है, 14% से भी ज्यादा। तो नित्यानंद राय ने सवाल किया कि लालू यादव ने अपनी ही पत्नी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया था, जबकि किसी दूसरे यादव नेता तक को यह मौका नहीं दिया। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भड़क गए और नित्यानंद राय पर जवाबी हमला किया। कहा उसके खिलाफ हम तेज प्रताप को भी उतार देंगे तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो नित्यानंद राय ने भी पलटवार किया और कहा कि लालू अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मेरे खिलाफ उतार कर दिखा दें, यह मेरी चुनौती है। बात एक और परिवार की। उधर परिवार के खिलाफ विद्रोह करने के कारण प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हाइट तो कम है लेकिन अहंकार वाह भाई वाह। सिंधिया को गद्दार कहते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने परिवार की परंपरा निभाई है गद्दारी के मामले में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रियंका के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रियंका तो पार्ट टाइम नेत्री हैं, अहंकार पर शिक्षा देने से पहले खुद ही आईना देख लेना चाहिए। बयान में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी कूदे। कहा गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा इस परिवार के अहंकार ने तो कभी दूसरे की अहमियत दी ही नहीं। तो परिवारों की परंपरा को लेकर बयानबाजी का सिलसिला तेज हुआ है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में जुबानी जंग में कई मर्यादाएं टूटी हैं। सवाल यह है कि देश की परंपराओं में परिवार की अहमियत बढ़ती है तो लोकतंत्र में वंशवाद का संघर्ष भी तेज होता जाता है।
और बिहार में लालू यादव अपने यादव वोट बैंक में या बाकी वोट बैंक में भी कोई हानि बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, क्योंकि चिंता उन्हें अपने परिवार की है। तो इधर प्रियंका चंबल के इलाके में सिंधिया परिवार को गद्दार कहकर अपने परिवार को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो 23 दलों का विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन है, उसमें भी वंशवादी पार्टियों की ही अहमियत ज्यादा है। सत्ता में कुछ परिवारों को अपने अस्तित्व पर आए संकट के कारण गठबंधन में आकर साथ आना पड़ा है, हाथ मिलाना पड़ा है। जाहिर है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने तो ये साबित कर दिया है कि विचारधारा के रूप में इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन पीएम मोदी के विरोध में सब एक हैं, वैसे एक दूसरे के खिलाफ भी ताल ठोकते रहते हैं। तो प्रियंका गांधी ने जो अपनी बात कही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि उनकी हाइट कम है लेकिन अहंकार में वाह भाई वाह। सुनिए। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। ये तीखा हमला प्रियंका गांधी ने किया। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, प्रियंका गांधी जी ने श्री माधवराव सिंधिया जी के लिए जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उससे बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जब मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा था, मैंने माधवराव जी को बहुत करीबी से देखा। उन्हें मैंने एक योग्य जनसेवक और कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में देखा। उनके लिए ऐसे अपशब्द कहना बहुत ही दुख की बात है। प्रियंका जी की बात से एक बार फिर से प्रमाणित हुआ कि गांधी परिवार का अहंकार आसमान से भी ऊंचा है। ये परिवार भले ही अपने आप को शाही परिवार समझे, इसका मतलब ये नहीं कि इनका विरोध करना राजद्रोह है। इस परिवार का अस्तित्व एक ही बिंदु पर खड़ा है कि देश पर शासन करना एक ही परिवार के सदस्यों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वार पलटवार, हमला और हमले का जवाबी हमला, सब कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है और क्या चिंता है इन पार्टियों की, इन नेताओं की, इसी पर आज की चर्चा। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में हमारे साथ अमित गोयल जी, जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत अमित गोयल जी। हमारे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बात रखेंगे अपनी। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका भी। मैं अब जरा चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये क्या हो रहा है? हाइट कम है लेकिन अहंकार बहुत ज्यादा है। उसके खिलाफ हम अगर तेज प्रताप को भी उतार देंगे तो जमानत जब्त करा देंगे। ये चल रहा है। लगता है कि ये प्रचार का ही सिर्फ असर नहीं है, ये प्रचार तो 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए है ही। बिहार में तो चुनाव नहीं है, बिहार में तो लगता है 24 की तैयारी चल रही है अभी से, ये हमला और जवाबी हमला के जरिए। विनोद जी। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं, लेकिन उससे पहले इस संदर्भ में एक ये परिवारवाद जब आप देखते हैं और इसके अहंकार को देखते हैं, उसके बीच में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो लाल किला का इस बार 15 अगस्त का भाषण था, उसको अगर आप याद करें तो उन्होंने देश के सामने में ये बात रखी थी कि परिवारवाद, जिसको वंशवाद आप कह लीजिए, कि वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि ये दीमक की तरह इस देश को कुतर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि समस्या को रेखांकित करते हुए जब उन्होंने बात कही थी, और आज के संदर्भ में जब आप इस परिवारों के बीच में जब आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की जो तू मैं और जुबानी जंग जो छिड़ रही है, वो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए है। अगर सिंपल सी आप बात देखिए कि दिवाली के बाद इस तरह के एक समारोह में यदुवंशी महासम्मेलन का नित्यानंद राय जो MOS हैं होम मिनिस्ट्री में, उन्होंने बिहार में, और बिहार के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने एक सम्मेलन किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे ज़्यादा नागवार लालू जी को क्यों लगी, क्योंकि उनको लगा कि उनके यादव के जो वर्चस्व है उनका, या वो एक छत्र मानते हैं कि ये वोट बैंक है उनका, उसमें कहीं ना कहीं से ये क्षरण हो रहा है। और जब वो यही बात कहते हुए नित्यानंद राय ने वहाँ पे कही, उस मीटिंग में कही कि ये बात भाई, अगर वो सच में रहनुमा है, नेता है, जननायक की बात आप लोग करते हैं, तो बताइए कि लालू जी जिस समय में जेल जा रहे थे तो इतने सारे नेताओं के बीच में उनको राबड़ी देवी ही क्यों मिली? क्यों अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था? वो हम लोगों में से या आप में से या किसी और दूसरे नेता को क्यों नहीं यह मौका दिया था?
तो ये परिवारवाद की जो बात उन्होंने रखी थी, वही बात कम से कम लालू यादव को इतना इस बात में लगा कि उनको लगा कि शायद ये एक तरह से हमारे परिवारवाद का जो हमारा स्टैंड है और हम जो ये बात लोकतंत्र की बात कहते हैं, इस दोनों को नित्यानंद राय कहीं एक्सपोज कर रहे हैं जी। और यही बात जब अभी देखिए एमपी के इलेक्शन में इतने जुबानी जंग का वहाँ पे चल रहा है, हर पार्टियों में नेता जो बड़े या छोटे वो एक दूसरे पे ये इस तरह की बात करते हुए, अगर सिंधिया के वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चंबल का वो पूरा इलाका है, उसमें प्रियंका गांधी अपने मीटिंग में सीधे सीधे सिंधिया परिवार को अगर गद्दार कहती हुई दिखती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बताती है कि उस सिंधिया परिवार के सामने में गांधी परिवार का जो स्टेचर, गांधी परिवार की जो अहमियत है वो सबसे ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें, ये आप सोचिए कि ये सारी बातें आपको मिशन 2024 के लिए आपने बहुत सही कहा कि ये अपना अपना एजेंडा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जाति गणना ने एक तरह से ये बैकफायर भी किया है। बिहार की हालत आप देखिए कि जिसमें अभी भी आरोप है कि आपने जाति गणना में कैसे मैनिपुलेट करके एक कास्ट को सबसे ऊपर किया, बाकी कास्ट को कई उपजातियों में बांट के उसको आपने अलग अलग दिखाया। तो ये चीज़ें लालू यादव को इस बात का हौसला बुलंद है कि हम सबसे ऊपर में हैं और सबसे ज़्यादा जो कास्ट का हमारा फैक्टर है वो अहमियत होगी। तो ये बैकफायर आप इसलिए कह सकते हैं कि इस तरह से जो जातीय राजनीति जो है वो भी इसके साथ चल पड़ी है, जो इसका नतीजा आपने एमपी के इलेक्शन में देखा कि अलग अलग पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के ही अपने कैंडिडेट को उतारा है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास और मैं चलूँगा अमित गोयल जी के पास भी, लेकिन पहले राहुल जी के पास। राहुल जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये जुबानी जंग चल रही है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको लगता नहीं कि जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसमें शामिल दल, चाहे कांग्रेस रहे, आरजेडी रहे या कोई भी दल रहे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, ये तीन मुद्दे ऐसे हैं, ये तीन ऐसे कमजोर नस हैं जिसको कभी प्रधानमंत्री मोदी दबा देते हैं, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया दबा देते हैं इनकी नसों को, कभी हेमंत बिश्व शर्मा भी दबा देते हैं। तो ये कमजोर नस जो है, ये तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ये बड़े मुद्दे हैं, आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है और इसमें कहीं ना कहीं ये पार्टियां, विपक्षी पार्टियां रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो एक बड़ा मामला तो है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक। परिवारवाद का मामला देखिए, उसको तो बड़ा मामला जिस रूप में बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुद ही परिवारवाद से ग्रस्त दिखती है। अभी आप देखिए कि अगर हम लोग देखें कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो येदियुरप्पा जी को के बेटे को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को। केंद्र सरकार में आप अनुराग ठाकुर से लेकर तमाम बड़े नाम देखेंगे जो परंपरा के परिवार के पूरे दिखाते हैं। अगर टीम इंडिया के अतिरिक्त अगर टीम इंडिया को भी देख लीजिए, टीम इंडिया में जो लोग शामिल है, जो क्षेत्रीय घटक शामिल है, तो वहां पे परिवार नहीं है। देखिए, परिवार को एक समान शब्द के रूप में हम लोग जरूर ले आते हैं, लेकिन वो उससे ग्रस्त भारत की तमाम पार्टियां, सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता स्वीकार करती है तब। देखिए, लालू यादव के ऊपर हम लोग लगा देते हैं कि भाई वो आरजेडी परिवारवादी पार्टी है। ध्यान रहे कि 2020 में जब नीतीश कुमार जी साथ में नहीं थे, आरजेडी एक तरह से छोटे छोटे कांग्रेस और अन्य दलों के साथ लड़ी थी जी, तो भी वो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी बिहार की। तो बिहार के जनता को विश्वास दिखाया है उनको, उनकी दूसरी तरह के विशेषताओं को देखते हुए उनका चयन किया था। ठीक है, तो ये एक सच्चाई की स्थिति है कि बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी बनी, इसलिए आप उनको वैलिडिटी दे रहे हैं कि आरजेडी जो भी राजनीति करती है, बड़ी पार्टी बनी तो उसको वो वैलिड है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मामले पे तो भारतीय जनता पार्टी को बात करने का अधिकार ही नहीं है। हाँ। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी का जो वीडियो वायरल हुआ, हाँ। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई जांच कराई क्या उसके लिए? तो ये तो नहीं होगा दूसरे के ऊपर आरोप कराइए। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से आरोप लगाया था विपक्षी इंडी गठबंधन के तमाम लोगों के ऊपर, और आरोप लगाने के कुछ घंटे के भीतर आप एक काम कीजिए, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लिए तो आपने बीजेपी की तरफ गेंद उछाला ही है, तुष्टीकरण के लिए भी उछाल ही दीजिए। मैं जवाब लेता हूं अमित गोयल जी से। अमित जी, उन्होंने पूरा गेंद आपकी तरफ उछाल दिया, चाहे परिवारवाद हो या भ्रष्टाचार हो। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मोतीलाल नेहरू से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, तो उसके बाद में राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, 5-5 पीढ़ियों से जो लोग लगातार एक पार्टी को अपनी बपोती समझकर चला रहे हैं, और जिसके स्वराज देश के प्रधानमंत्री का लाया कानून संसद में टुकड़े टुकड़े करके फाड़ देते हैं, तो आप ये समझे कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। इनको तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छोटे नजर आएंगे, इनको देश का संविधान भी छोटा नजर आता है, देश का कानून भी छोटा नजर आता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कुछ दिन पहले कहा था कि गांधी परिवार को
इन जातों से छूट मिलनी चाहिए। तो किस आधार पर देश का संविधान तय करता है कि किसने जो भी गलत काम किया है वो हर आदमी उस जात के दायरे में आता है। तो इनके अंदर ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसका तो कोई इलाज हमारे पास है नहीं। और रही बात भ्रष्टाचार की, आप ये देखिए 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कामकाज एक जन सेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में संभाला था, तो उन्होंने कहा था कि देश की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। लगभग 9.5 साल की सरकार हो गई है। 9.5 साल की सरकार के अंदर आप ये देखिए एक भी मुद्दा विपक्ष को मिला नहीं है सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए। आ रहा हूं राहुल जी, लगा दिया तो जाकर माफी मांगनी पड़ी है। तो मेरा मतलब कहने का है कि हमारा जो संकल्प है उस संकल्प के हिसाब से लगातार हम देश के आम जन के विकास का काम कर रहे हैं। देश के हर तबके का नीचे तक, अंत्योदय तक की योजनाएं हम पहुंचा रहे हैं। आप ये देखिए देश के प्रधानमंत्री बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। देश कहां से कहां पर है। 2014 से पहले के प्रधानमंत्री और 2014 के बाद के प्रधानमंत्री, दोनों के अधिकारों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन देश के अंदर आत्मविश्वास का एक बड़ा वातावरण बना है। 2014 से पहले क्या देखते थे हम, आए थे करोड़ों, हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के घोटाले के खबरों से अखबार रंगे रहते थे। देश में यहाँ वहां जहां देखो वहां बम फूटते रहते थे। आज क्या स्थिति बदली 9.5 साल में? आपका जो है स्थिरता, विकास नहीं है और देश में कहीं विस्फोट नहीं है। ठीक है। और आज की तारीख में आप जो बात कर रहे हैं, आपने अड़ोस में देखिए भारत की स्थिति कितनी मजबूत है आज पूरे विश्व में, आप ये देखिए। ठीक है। ये इन तमाम कामयाबियों के साथ आप काउंटर कर रहे हैं। ठीक है राहुल जी, आप छोटी सी बात अपनी रख दीजिए काउंटर करके, फिर विनोद जी के पास में जाता हूं। बड़ी अच्छी बात है, तुलना कर रहे थे, लेकिन थोड़े आंकड़ों के आधार पर बात होनी चाहिए। 2004 से 2014 तक जो जीडीपी का ग्रोथ हुआ, अगर पूरे में हम लोग देखें, ये वित्त मंत्रालय के आंकड़े 183% का ग्रोथ हुआ है। और 2014 से लेकर 2023 में यानी मार्च तक का अगर हम लोग देखें 83% का ग्रोथ रेट हुआ है। आप 183% और दूसरी तरफ 83%। धरती पर भी बात कर लीजिए, धरती पर जो देश है उनकी बात कर लीजिए। कोरोना काल आया, अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई। लालचंद जी, हाँ। लालचंद जी देखिए बिल्कुल सही है, 10वें से 5वें पे आई है, लेकिन अगर मनमोहन सिंह वाला ग्रोथ रेट चल रहा था तभी हम लोग तीसरे नंबर। ठीक है, इस पर ज्यादा विस्तार से जवाब अमित जी देंगे आगे चल के, विस्तार से अमित जी जवाब देंगे। भ्रष्टाचार के मामले पर खाली एक चीज में कह दूं, कह रहे हैं कि 9.5 साल ठीक है। सीएजी ने 3 बड़े मामले ले आए। आज तक के आयुष्मान भारत के घोटाले के मामले, सड़क के ऊपर के घोटाले के मामले। ठीक है, अमित जी से मैं जवाब लूंगा, इस पर लूंगा जवाब। विनोद जी, जिस तरह से ये परिवार, अहंकार और ये सब चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कई पार्टियों के लिए सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो यही है कि उनका वोट बैंक कहीं इधर उधर ना जाए, और उनका वोट बैंक अगर बना रहे तो उनके परिवार की सत्ता भी बनी रहे। पूरी कोशिश, पूरी कवायद इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है क्या? लाल जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले राहुल जी बहुत विद्वान आदमी हैं, राजनीतिक समीक्षक तो, विश्लेषक तो अपने को बताते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के लाइन में कांग्रेस के प्रवक्ता बनके, मैंने इसीलिए परिचय में डाल दिया था पहले ही। तो वो जिस तरह से बात करते हैं, शायद वो पार्टी का नाम छुपा लेते हैं, लेकिन वो जो भी करें ठीक बात है, लेकिन अपनी बात वो रख रहे हैं मजबूती से। लेकिन जो बात उनको कहनी चाहिए एक विश्लेषक के रूप में या समीक्षक के रूप में, वो कहना वो भूल जाते हैं। परिवारवाद में और परिवार के सदस्य के चुनाव में लड़ने की बात में, दोनों में अंतर होता है। ये बात राहुल जी जानते होंगे कि उन्हीं के पार्टी की सोनिया गांधी पूरे कांग्रेस पार्टी में, इस 170 साल की पार्टी हुई होगी, उसमें सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद पे रहने वाली सिर्फ सोनिया गांधी हैं। 20 साल लगभग रही है एक ही परिवार की, एक ही पार्टी में। आप ये देखिए कि उसके बाद उनका जो चार्ज लिया है वो राहुल गांधी ने ही लिया था जी। ये अलग बात है कि उन्होंने पब्लिक में लेने के लिए और इलेक्शन कमीशन के उसके कारण ये चुनाव तो करा लेते हैं, लेकिन आप मल्लिकार्जुन खड़गे की जो हालत है, वो खुद कहते हैं कि हम आला कमान से पूछ के ये बात बताएंगे जी। कर्नाटक में ही आप ये देखिए जिस समय में क्राइसिस थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आप सुन लें राहुल जी कि हर बात में वो कहते थे कि आला कमान तय करेगा। अगर पार्टी अध्यक्ष नहीं तय करेगा तो आला कमान कौन होता है, तो उनकी क्या हैसियत है ये भी आप जान लीजिए। आप लालू जी के परिवार में आ जाइए कि आरजेडी में जब से आरजेडी का गठन हुआ और तब से आज तक आरजेडी का कम से कम आप बता दीजिए कि राष्ट्रीय उसके अध्यक्ष में कुछ दूसरा नाम आया हो। आप बता दीजिए डीएमके क्या कि कोई भी अध्यक्ष करुणानिधि से लेके आज तक स्टालिन का परिवार
के छोड़ के कोई दूसरा आदमी आया हो, तो क्या बात करते हैं आप। आपने अगर येदियुरप्पा की बात की है तो येदियुरप्पा पॉलिटिक्स में रिटायर्ड कर चुके हैं और उनका बेटा अगर उस समय में सक्षम राजनीति में और एक काबिल बीजेपी के कार्यकर्ता बनके और उन्होंने ये पद पाया है तो उनमें कोई बाप का और उनके परिवार का ये नहीं हो सकता। यही बात ये भी है कि बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे के बीच में बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे के बीच में बीजेपी के कितने अध्यक्ष आए कर्नाटक में? कई अध्यक्ष आए। धूमल जी का रिटायर्ड होना कितने साल हो गए और अभी अनुराग जी को लेके आप कहते हैं ये भी परिवारवाद। अरे आप थोड़ा सा कम से कम इस चीज को रिसर्च करके आइए, स्टडी करके आइए, तभी अगर आप बात बताते हैं तो लगेगा एक कन्विंसिंग लगेगा। रही बात हम आपके सवाल पे आते हैं जी। जो आपने बताया था कि इंडिया गठबंधन का आप ये मूल तत्व देख लीजिए, ढूंढिए, इसमें सारे परिवार ही हैं मैक्सिमम। चाहे वो सपा का आप देख लीजिए, ममता का देख लीजिए, डीएमके का देख लीजिए, आरजेडी का देख लीजिए, कितना गिनाऊं नाम आपको जी। ये सबके परिवार जो एक साथ आए हैं उनके एक एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो मध्य प्रदेश के अभी इलेक्शन में अगर सारी पार्टियां लड़ रही हैं, एक दूसरे के मुकाबले में हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है 2024 के लिए हम एकजुट बने हुए हैं, तो इसका वजह क्या है? आपको सिर्फ खतरा पीएम मोदी से है और इस सिर्फ मोदी के खिलाफ के लिए आप सारे परिवार एकजुट होते हैं और ये इंडी गठबंधन बनाते हैं। तो इंडी गठबंधन की अगर विचारधारा होती तो सीट शेयरिंग आपका कर्नाटक की छोड़ दीजिए, अभी भी राजस्थान में हो जाता, अभी आपका मध्य प्रदेश में होता, छत्तीसगढ़ में होता, ये नहीं हुआ। तो आप इस चीज को बताने के बगैर आप जो बाएं दाएं इकोनॉमिक्स लेके आते हैं राहुल जी, चर्चा तो हमारी अभी नहीं है इस पे, नहीं तो मैं आपको उसका भी जवाब देता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं लौटता हूं आपके पास। राहुल जी कोई काउंटर करना चाहते हैं? छोटा सा काउंटर कीजिए, फिर अमित जी के पास। मैं छोटा सा काउंटर करूंगा। अभी मैं देखिए राजस्थान में हूँ, देखिए ये तो गठबंधन राजनीति में होता है। अभी टीम इंडिया में कह रहे हैं कि भाई अलग अलग लोग लड़ रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, तो टीम इंडिया की भी स्थिति है। यहाँ पे देखिए एकनाथ शिंदे ग्रुप के लोग हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के सामने भी चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा की जेजेपी वाले लोग हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। अब आपने जो सवाल उठाया था ना, उस पर मैं जरा अमित गोयल जी से जवाब लेता हूँ। आपके सवाल, ठीक, आपके सवाल पर जवाब लेता। अमित जी, ये राहुल लाल जी ने सवाल उठाया कि आप परिवारवाद की बात करते हैं लेकिन आपने कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाया। देखिए, मेरे जवाब देने से पहले हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन्होंने इनकी बात का जवाब दे दिया, लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ये देश के प्रधानमंत्री रहे, आप ये देखिए उस कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। दोनों दायित्व, जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और कांग्रेस पार्टी का सुप्रीमो भी है, किस तरह से पार्टी चली है, किस तरह से इन्होंने अपने अधिकार को नहीं छोड़ा और लगातार आज भी देखिए जो उन्होंने बताया कि आला कमान, बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं आला कमान तय करेगा। भाई अगर आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो फिर आला कमान कौन है? तो कुल कहीं ना कहीं एक चेहरे के रूप में, एक छाया के रूप में उन्होंने आगे कर दिया है कि जो लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में गिर रही थी परिवारवाद के नाम को लेकर, उसको बचाने का प्रयास कर रही है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे उतारा गया है। और देखिए कैसी विचित्र पार्टी है, राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे, उनको पता था कि मेरे को जब 10 जनपद के इशारों पे चलना पड़ेगा, रिमोट कंट्रोल से मुझे कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को उन्होंने छोड़ दिया और बिल्कुल वहां से गायब हो गया, मना कर दिया उन्होंने स्पष्ट रूप से। तो ऐसी कोई पार्टी होगी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आदमी ने मना कर दिया, कोई रिमोट कंट्रोल से कोई चलना नहीं चाहता। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी मैं समझता हूँ राजनीति में अंतिम दौर है, काफी बुजुर्ग नेता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये, और किस तरह से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों से आप लोगों ने व्यवहार किया है, जिनकी डेथ हो गई थी, जिनके शवों को आपने अपने कार्यालय में नहीं आने दिया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुल मिला के कहानी ये है कि ये जो एक कहावत ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनवा जोड़ा, तो इसी तरह के कुनवा विपक्ष ने जोड़ा है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि देश की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है, भ्रष्टाचार को नकार दिया है। और आप ये देखिए, जो इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की बात की थी, कि मनमोहन सिंह जी होते तो क्या होते, आप देखिए, मैंने पहले भी कहा अपनी लाइन में कि 2014 से पहले देश का, 2014 के बाद देश क्या हुआ, देश के अंदर एक उपाभोग की स्थिति थी 2014 से पहले। हर जगह बम विस्फोट हो रहे थे। आप ये देखिए कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था, हर जगह भ्रष्टाचार के मामले हो रहे थे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात है, स्थिति है देश के अंदर। ये भी एक बड़ी बात है कि विपक्ष की राजनीति और विपक्ष की आज की लड़ाई जो है ना, वो महंगाई, विकास और बेरोजगारी पर नहीं है, जाति गणना पर आ गई है उनका। बचाने की लड़ाई है, हाँ, उनका फोकस आ गया है इस पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। अच्छा, ठीक है। गोल पोस्ट बदलने के लिए मजबूर हुई है पार्टियां। देखिए
इन्होंने गोल मैं गरीबी बेरोजगारी के मामले मैं कह रहा हूँ आज पूरे विश्व के पटल पर जो भारत का एक नाम बड़ा है। आप ये देखिए कि भारतीयता और भारतवंशी, अगर कोई इंडिया से बाहर रहता है और वो बोलता है कि मैं भारतीय हूँ, तो उसको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं बाहर। मोदी जी ने चमत्कार करके दिखाया कि हम जो पहले विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे उसी और अग्रसर हो रहे हैं लगातार। चलिए, अर्थव्यवस्था पर हम पहले भी बहस करते रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि राहुल जी भले सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पार्टियां आजकल अर्थव्यवस्था पर बोलती हुई बड़ी कम नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का। विनोद मिश्र जी आपका जुड़ने के लिए, राहुल लाल जी आपका जुड़ने के लिए, और साथ में अमित गोयल जी आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों की चर्चा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। अब बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है, और इस संकल्प पत्र की खास बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के हितों पर यह केंद्रित है संकल्प पत्र। तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र यह जारी किया है। इससे जुड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। 605 बदलो आदत बदलो। बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां राजस्थान के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है, जिसमें खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के हितों पर यह संकल्प पत्र केंद्रित है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। जयपुर के कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान संकल्प पत्र नाम से इस घोषणा पत्र को जारी किया है। और इस मौके पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। और खास तौर पर इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा इतिहास रहा है कि हमने जो कहा है वो तो किया ही है,
और जो नहीं किया कहा है वो भी हमने किया है। हमने प्रयास किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान को हर संभव सहायता दे सकें। जेपी नड्डा ने खासतौर पर यह बात कही। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा स्थिति पर खासतौर पर चिंता जताई और यह भी कहा कि राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे के साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र में राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले की जांच सहित विकास का रोडमैप दिया गया है। पेपर लीक मामले की जांच की भी बात कही गई है और राजस्थान के 1 करोड़ लोगों से फीडबैक लेकर संकल्प पत्र लाने का बीजेपी ने यह दावा किया है कि यह संकल्प पत्र लोगों के 1 करोड़ लोगों के फीडबैक से तैयार किया गया। इससे पहले कांग्रेस ने भी राजस्थान के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था और कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें फ्रीबी और मुफ्त योजनाओं की गारंटी की भरमार है। तो ऐसे में यह सवाल उठ रहा है जो सबके मन में है कि राजस्थान की जनता को आखिर क्या चाहिए, फ्रीबी मुफ्त योजनाएं या फिर राज्य का भरपूर विकास। और इन सब के बीच राज्य में जो बड़े मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा है, युवाओं को रोजगार है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जैसे मुद्दे भी अहम हैं राजस्थान के इस बार के चुनाव में। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आने पर कांग्रेस के घोटालों पर सख्त कार्यवाही होगी। कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। और राजस्थान के लिए भाजपा का संकल्प पत्र महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के हितों पर जोर है और हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा, ये जेपी नड्डा ने कहा। जुड़ रहे हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता जयपुर से और ज्यादा जानकारी के साथ। मुरारी जी बताइए, क्या कुछ इस संकल्प पत्र में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है और थोड़ी सी तुलना इसको अगर करें कांग्रेस के घोषणा पत्र से तो क्या कुछ खास बातें हैं? कांग्रेस की घोषणा पत्र की जहां बात करें 7 गारंटी के साथ वो इस समय चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब आज अपना संकल्प पत्र जारी किया तो मुख्य रूप से 3 चीजों पर जेपी नड्डा ने फोकस किया, जिसमें उनका कहना था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसके अलावा राजस्थान में जो गरीब है, वंचित है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनका वित्तीय विकास, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने जोर दिया। कुल मिला के जो राजस्थान में जो महिला, युवा और किसान, इन तीनों पर फोकस करते हुए उन्होंने घोषणाएं की। सबसे पहले अगर बात करें महिलाओं के लिए तो जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे कि हर जिले में महिला थाना और हर थाने में एक महिला डेस्क बने, इस तरह की उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा जो लाडो योजना है उसमें जो ग्रामीण जो लड़कियां हैं उनको निःशुल्क पढ़ाई के साथ साथ 21 वर्ष की आयु तक उनको 1 लाख रुपए उनके खाते में देने जैसी योजना की उन्होंने घोषणा की। चूंकि राजस्थान में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इसके अलावा 5 साल से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी लगातार आरोप लगाते रहे, जिस तरह खनन के मामले हो या दूसरे तमाम घोटाले, तो उनकी जांच करने की बात कहकर जेपी नड्डा ने SIT की एक घोषणा की। तो कहीं ना कहीं जो स्कैम हुए या पेपर लीक के मामले उनकी जांच करने की एक बात जेपी नड्डा ने की। इसके अलावा चूंकि बेरोजगारी एक यहाँ पेपर लीक के कारण बड़ा मुद्दा रहा है, तो अगर उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब वो लोग युवाओं को भारतीय जनता पार्टी प्रोवाइड कराएगी। तो खासकर कह सकते हैं कि युवाओं के साथ, और जहां तक किसानों की बात है तो जो किसान सम्मान निधि योजना है उसको बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की बात की। इसके अलावा जो गेहूं की MSP है उसको 2700 रुपए करने की बात की। तो तीनों जो प्रमुख यहाँ वर्ग है, किसान हो चाहे युवा हो चाहे महिला हो,
उनको साधने की कोशिश हम पूरी कह सकते कोशिश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने की। ठीक है, संकल्प पत्र में हुई है ठीक जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी जुड़ने के लिए और संकल्प पत्र की खास बातें बताने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर क्या है कि न्यूज क्लिक को जो विदेशी फंडिंग का मामला है उसमें ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग मामले में की एक और बड़ी कार्रवाई। ये कार्रवाई ये है कि इस मामले में जो अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम हैं उनको विदेश मंत्रालय के जरिए ईडी ने समन भेजा है। नेविल रॉय सिंघम पर यह आरोप है कि वो फंडिंग करता है न्यूज क्लिक को। तो न्यूज क्लिक पर सिंघम से फंडिंग लेकर भारत में चीन का प्रोपेगेंडा करने का आरोप है। इस मामले में कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया था कि नेविल रॉय सिंघम के जरिए चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसा दिया जाता है भारत में, खासतौर पर न्यूज क्लिक को। दिल्ली पुलिस ने पिछले ही महीने न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम का नेटवर्क शिकागो से लेकर शंघाई तक फैला हुआ है। तो नेविल रॉय सिंघम चीन के हित को ध्यान में रखकर प्रोपेगेंडा और धरने प्रदर्शन के लिए फंड मुहैया कराता है, और यही आरोप न्यूज क्लिक पर है कि भारत में भी चीन का प्रोपेगेंडा वो करता है। और इस मामले में नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, इस मामले में पहले भी ईडी कार्रवाई कर चुकी है, अब नेविल रॉय सिंघम को विदेश मंत्रालय के जरिए समन भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि इस जांच में ईडी काफी प्रगति तक पहुंच गई है, काफी दूर तक पहुंच गई है ईडी। देखिए, बिल्कुल लालचंद काफी दूर तक पहुंची है, और जिस तरीके से सम्मन दिया गया है इसका तात्पर्य है कि जो अमेरिकन व्यवसायी है और ख़ास तौर से इस समय चीन के अंदर रह रहा है, जो जानकारी अभी आई है शंघाई में वो रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस 38 करोड़ का जो लेन देन है, 38 करोड़ की जो रकम है देने की जो बात निकल कर आई थी न्यूज क्लिक को, उसको लेकर तमाम तथ्य ईडी के पास मौजूद है। यही कारण है कि ये सम्मन दिया गया है नेविल रॉय को, ताकि उनसे जाना जा सके कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। क्योंकि ये तो पता लग गया है कि चीन का प्रोपेगेंडा भारत के अंदर फैलाना है, भारत की जो छवि है उसको पूरी दुनिया में खराब करना है। और ये जो तमाम एजेंसियां जो इस पर कार्रवाई कर रही हैं, आप देखें कि स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की इस पर कार्रवाई कर रही है, सीबीआई इस पर कार्रवाई कर रही है, और ईडी ने इसमें जो आर्थिक जो एक तरीके से घपला हुआ है, आर्थिक जो पैसा है वो जो विदेशों से यहाँ देश में पहुंचा है और देश की छवि को खराब करने की जो कोशिशें वो की जा रही है, उसका पर्दाफाश ईडी ने किया है। और खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से अमेरिका का ये व्यवसायी भारत के अंदर ऐसी गतिविधियां चला रहा है ताकि भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में खराब हो सके और चीन का प्रोपेगेंडा भारत के अंदर फैलाया जा सके। तो इस लिहाज से ये सम्मान काफी महत्वपूर्ण है, और उम्मीद की जा रही है कि जो अमेरिकन व्यवसायी है उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ करें। इंडिया में संभव ना हो सके तो ईडी की टीम वहां जाए, वो उनसे पूछताछ कर सके। यही पूछने वाला था कि जो समन भेजा गया नेविल रॉय सिंघम को, तो इसमें क्या हो सकता है कि क्या ऑनलाइन क्वेरी हो सकती है, या फिर नेविल रॉय सिंघम आ सकते हैं, या ईडी की टीम वहां जा सकती है पूछताछ के लिए? देखिए, ईडी की टीम बिल्कुल जा सकती है। आप देखें कि विदेश मंत्रालय ने जिस तरीके से इस सम्मन को पहुंचाया है, क्योंकि मामला अदालत में है और काफ़ी गंभीर आरोप है, इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और ऐसा नहीं है कि अगर ईडी की टीम विदेश में जाके पूछताछ करे तो कोई नई चीज़ होगी। ऐसे पहले भी कई सारे मामलों में हो चुका है, और यहाँ पर भी अगर नेविल रॉय सिंघम से अगर ईडी के अधिकारी पूछताछ करने के लिए जाते हैं विदेश मंत्रालय के थ्रू या दूसरे देश के थ्रू, तो ये भी संभव है। और दूसरा, ऑनलाइन पूछताछ हो सकी, और तीसरा तरीका है कि वो खुद भारत आए और ईडी की पूछताछ में शामिल हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब बारी आ गई है रिपोर्टर डायरी की कि विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं का क्या है मत और क्या है उनका विश्लेषण, ये जानेंगे अपने विशेष सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी में। तो शुरुआत करते हैं रिपोर्टर डायरी के पहले पन्ने की। विकसित भारत अभियान अब तक की सबसे बड़ी आउटरीच पहल में से एक है, जिसका लक्ष्य अंततः 25 जनवरी 2024 तक देश के हर जिले को
छूते हुए 2.55 लाख से भी अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 से भी अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है। तो यात्रा का ध्यान लोगों तक पहुंचने और जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर होगा। क्या कुछ इस अभियान में खास बातें हैं? शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता बता रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। इसके जरिए देश भर में जगह जगह वैन में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। ऑडियो विजुअल माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से, स्टैंड के माध्यम से और तमाम योजनाओं की जानकारी लोगों को मुहैया होगी और साथ ही साथ जो लोगों के अनुभव हैं वो साझा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल्याणकारी योजनाओं की जो शुरुआत हुई उसे सफलतापूर्वक लागू किया गया। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, इन तरह की जो तमाम योजनाएं हैं, जिस तरह से मुफ्त सिलेंडर दिए गए, जिस तरह से गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया, इन सब की जानकारी, इन सब योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ अनुभव भी साझा किए जाएंगे। ये खूबी रही है मोदी सरकार की कि न केवल वो सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक ज़मीनी स्तर पर लागू करती है बल्कि फीडबैक भी समय समय पर लेती है। और हम देखेंगे कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर में, देश के तमाम गाँव में 2,55,000 गाँव में ये यात्रा निकलेगी। 25 जनवरी तक सभी जिलों को ये कवर करेगी। तो एक अभियान है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आम जनता को मिल सके। तो मोदी सरकार की एक कार्यशैली भी रही है कि न केवल योजनाओं को सफलतापूर्वक ज़मीनी स्तर पर लागू करना बल्कि उन योजनाओं की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक पहुंचाना। तो उसी उद्देश्य के तहत ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और रिपोर्टर डायरी के अगले पन्ने में खबर बिहार से। पटना उच्च न्यायालय की चेतावनी के बावजूद जेडीयू सांसद के परिवार को 1,600 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस का ठेका दे दिया गया था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। क्या है एम्बुलेंस घोटाला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। बिहार में बालू माफिया और शराब माफियाओं के घोटाले के बाद एक नया घोटाला सामने आया है, एम्बुलेंस घोटाला। एम्बुलेंस जो वहां की 102 जो सर्विसेज है, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए वो फ्री में सेवा उपलब्ध कराती है बिहार सरकार की जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। तो इस टेंडर की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरती गई और पीडीपीएल नामक एक कंपनी को ये ठेका दिया गया। 1600 करोड़ का ये ठेका उन्हें दिया गया। पीडीपीएल कंपनी उनकी है, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो जहानाबाद के जदयू के सांसद हैं उनकी ये कंपनी है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके ही परिवार के लोग हैं। तो ये जब घोटाला सामने आया था तो सन 2022 में जब जुलाई का जो महीना था उसमें आरजेडी के विधायकों ने इस मामले को उठाया था। तब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अगस्त में 2022 के अगस्त में जब नीतीश कुमार अलग हुए बीजेपी से, तो फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आखिरकार 10 नवंबर को हाईकोर्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ही रद्द कर दिया। तो रिपोर्टर डायरी की इन्हीं पन्नों के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी इस कार्यक्रम इस वक्त में। इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।